और मध्य प्रदेश के आदमगढ़ की मिट्टी में दबे ये हजारों साल पुराने नन्हे हथियार गवाही देते हैं कि इंसान ने अपने बाहुबल से नहीं बल्कि अपनी अक्ल से अपनी भूख को हरा दिया था। क्या आप मान सकते हैं कि आज का सूखा महाराष्ट्र कभी शुतुरमुर्गों ऑस्ट्रिचेस का घर था? जी हां, महाराष्ट्र के पाटनी गांव में हमें शुतुरमुर्ग के अंडों के 25,000 साल पुराने छिलके मिले हैं। एक शुतुरमुर्ग का अंडा मुर्गी के 24 अंडों के बराबर होता था। सोचिए, एक अंडा और पूरे परिवार का पेट भर गया। यह उनका सबसे बड़ा खजाना था। वे न सिर्फ इसे खाते थे बल्कि इसके मजबूत छिलकों को पानी पीने के प्याले बोल्स की तरह इस्तेमाल करते थे। लेकिन जंगल में सिर्फ शिकार नहीं चल रहा था। गुफाओं के बाहर महिलाओं ने एक और मोर्चा संभाला हुआ था। जंगल हरियाली से भरा तो था, लेकिन हर पत्ती खाने लायक नहीं थी। हजारों सालों के तजुर्बे से उन्होंने सीखा कि कौन सा कंदमूल मीठा है और कौन सा जंगली चावल पकाया जा सकता है। यही वो सिलेक्शन था जो आगे चलकर खेती एग्रीकल्चर की नींव बनने वाला था। वे धीरे धीरे समझ रहे थे कि नेचर की सुपरमार्केट से क्या खरीदना है। उस दौर में पैसा नहीं था, बैंक नहीं थे, लेकिन एक इकॉनमी शुरू हो चुकी थी। यह इकॉनमी भरोसे पर चलती थी। नियम कड़ा था। अगर आज शिकार तुम लाए हो तो तुम अकेले नहीं खाओगे, तुम बांटोगे। क्यों? क्योंकि कल शायद तुम खाली हाथ लौटो, तब कोई और तुम्हें अपना निवाला देगा। इसे आज हम शेयरिंग कहते हैं। यही वो आदत थी जिसने जानवरों की भीड़ को इंसानों का समाज बना दिया। लेकिन जंगल का सबसे कीमती और ताकतवर खजाना जमीन पर नहीं बल्कि हवा में झूलता था। सैकड़ों फीट ऊपर ऊंची और जानलेवा सीधी खड़ी चट्टानों पर था। शहद भीमबेटका की दीवारों पर मिले चित्र हमें बताते हैं कि हमारे पूर्वज सिर्फ ताकतवर ही नहीं बल्कि बेहद चालाक भी थे। शहद पाना शेर का शिकार करने से भी ज्यादा खतरनाक था। जरा सोचिए, उस आदिमानव के पास आज की तरह कोई सेफ्टी गियर नहीं था। वे पेड़ों की मजबूत लताओं और रेशों से रस्सियां बनाते थे। एक तरफ नीचे हजारों फीट गहरी खाई होती थी और दूसरी तरफ हजारों गुस्साए मधुमक्खियां। लेकिन इंसान ने दिमाग लगाया। वे जानते थे कि मधुमक्खियों से लड़कर नहीं जीता जा सकता, इसलिए उन्होंने धुएं स्मोक का इस्तेमाल किया। वे मशाल जलाकर धुएं से मधुमक्खियों को शांत करते और फिर बहुत सावधानी से छत्ते से शहद निकाल लेते। यह सिर्फ स्वाद के लिए नहीं था। शहद उस दौर का सुपर एनर्जी फूड था, कुदरत का दिया हुआ सबसे शुद्ध ग्लूकोज। पेट की आग बुझ चुकी थी, लेकिन दिमाग में एक नई हलचल शुरू हो गई थी। आज भी मध्य प्रदेश की भीमबेटका की चट्टानों पर हजारों साल पुराने लाल रंग के निशान मौजूद हैं। आखिर क्या बनाया है उन्होंने इन दीवारों पर? कहीं शिकार करते हुए इंसान, तो कहीं नाचते हुए समूह और कहीं अजीबोगरीब जानवर। क्या यह सिर्फ सजावट थी या फिर इंसान के जादू और आत्मा से जुड़ने की पहली कोशिश? एक रात गुफा के अंदर गहरी खामोशी थी। बाहर बारिश हो रही थी, लेकिन आग के पास बैठा इंसान कुछ सोच रहा था। वह अपने हाथ को देख रहा था, फिर अपने साथी के चेहरे को और फिर उस अंधेरी खुरदरी दीवार को। उसके मन में शिकार और पेट से परे कुछ सवाल तैरने लगे। मैं कौन हूं? ये जंगल, ये जानवर, ये तारे मुझसे क्या कह रहे हैं? इन सवालों का जवाब उस वक्त की किसी भाषा में नहीं था। इसलिए उसने एक लाल रंग का पत्थर उठाया, उसे पीसा और गुफा की दीवार पर एक लकीर खींच दी। यही था इंसान का पहला अक्षर। यही थी कला की शुरुआत। मध्य प्रदेश की भीमबेटका की गुफाओं में आज भी वो चित्र मौजूद है। लेकिन जरा सोचिए, उन्होंने वो चित्र क्यों बनाए? वह कोई आर्ट गैलरी नहीं थी, वहां कोई दर्शक आने वाला नहीं था। अंधेरी गुफाओं में मशाल की रोशनी में उन्होंने जानवरों के चित्र बनाए, नाचते हुए इंसानों के चित्र बनाए। शायद यह एक जादू था। उनका मानना था कि अगर वे दीवार पर शिकार को कैद कर लेंगे तो अगले दिन जंगल में भी शिकार उनकी मुट्ठी में होगा। ये चित्रकारी उनकी उम्मीद थी, उनकी प्रार्थना थी। लेकिन बदलाव सिर्फ दीवारों पर नहीं, उनके शरीरों पर भी हो रहा था। इंसान ने पहली बार खुद को सजाना शुरू किया। शुतुरमुर्ग के अंडों के छिलकों को घिसकर उनमें छेद करके उन्होंने मनके बनाए और गले में पहन लिया। यह फैशन नहीं था, यह पहचान, आइडेंटिटी थी। यह दुनिया को बताने का तरीका था कि मैं हूं, मैं अलग हूं, मेरी एक कहानी है। जानवर सिर्फ जीते हैं, लेकिन इंसान अपनी पहचान बनाना चाहता था। और फिर उन्होंने जीवन के सबसे कड़वे सच का सामना किया, मौत। जानवरों की दुनिया में जब कोई मरता है तो उसे वहीं छोड़ दिया जाता है। गिद्ध उसे खा जाते हैं, लेकिन हमारे पूर्वजों ने ऐसा नहीं किया। जब उनका कोई साथी, कोई बुजुर्ग या कोई बच्चा हमेशा के लिए सो गया तो उन्होंने उसे जंगल में नहीं फेंका,
उत्तर प्रदेश के सराय, नाहर राय और महदहा में मिली हजारों साल पुरानी कब्रें हमें एक भावुक कहानी सुनाती हैं। उन्होंने गड्ढा खोदा, अपने प्रियजन को बहुत प्यार से उसमें लिटाया। और ध्यान दीजिए, उन्होंने उसे खाली हाथ नहीं भेजा। उन्होंने उसके साथ उसका पसंदीदा भाला रखा, मांस रखा और गहने रखे। क्यों? क्योंकि इतिहास में पहली बार इंसान यह मान रहा था कि मौत अंत नहीं है। उन्हें लगा कि मरने के बाद भी एक सफर है, एक दूसरी दुनिया है, जहां उसे भूख लगेगी, जहां उसे हथियारों की जरूरत होगी। यही आत्मा का पहला विचार था, यही धर्म की पहली नींव थी। गुफाओं में कहानियां गूंजने लगीं। बुजुर्ग आग के पास बैठकर बच्चों को बताने लगे कि कैसे उन्होंने शेर का सामना किया, कैसे उन्होंने नदियां पार की। ज्ञान अब एक दिमाग से दूसरे दिमाग में जा रहा था। इंसान अब सिर्फ शिकारी नहीं था, वह एक चिंतक, थिंकर बन चुका था। वह सपने देखने लगा था। लेकिन ये घुमंतू जीवन, ये शिकार, ये गुफाएं अब पीछे छूटने वाली थीं। इंसान के इतिहास में एक ऐसा मोड़ आने वाला था जो सब कुछ बदलने वाला था। वह भोजन उगाने वाला था। गुफाओं से निकलकर खुले मैदानों में शहर बसने वाले थे। पत्थर की नालियां, विशाल स्नान गृह और हड़प्पा जैसी अद्भुत सभ्यता, जिसे देखकर आज का इंजीनियर भी सोच में पड़ जाए। लेकिन कहानी यही नहीं रुकती। सनौली और हस्तिनापुर की खुदाइयों से शाही रथ और हथियार मिले हैं, जो महाभारत में वर्णित पांडव कौरव युद्ध से मेल खाता है। तो क्या महाभारत सिर्फ एक कथा है या सच में इतिहास में घटित हुआ था? भारत के इतिहास में आज से लगभग 9000 साल पहले एक ऐसा पल आया जिसने इंसान की नियति ही बदल दी। लाखों सालों से भोजन के पीछे भागते हुए हमारे पूर्वजों ने भागना बंद कर दिया। वजह थी एक नन्हा सा बीज। इंसान को समझ आ गया था कि पेट भरने के लिए जंगल में भटकना जरूरी नहीं, भोजन को अपनी जमीन पर उगाया जा सकता है। शिकारी इंसान अब किसान बन चुका था। नदियों के किनारे कच्ची मिट्टी की दीवारें उठी और इंसान को उसका पहला परमानेंट एड्रेस मिल गया। समय का पहिया तेजी से घूमा। ये छोटे गांव कस्बों में बदलने लगे और फिर मेहरगढ़ से शुरू हुआ यह सफर भारत के पश्चिमी हिस्से में एक महानगरीय विस्फोट में बदल गया। आज से 5000 साल पहले, जब पूरी दुनिया कबीलों और झोपड़ियों में रह रही थी, तब भारत में जन्म ले रही थी दुनिया की सबसे आधुनिक सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन। जरा कल्पना कीजिए, हजारों साल पहले के वे लोग शहरी नियोजन, अर्बन प्लानिंग के उस्ताद थे। उनकी सड़कें आज के गांवों की तरह टेढ़ी मेढ़ी नहीं थीं। वे एक दूसरे को ठीक 90 डिग्री राइट एंगल पर काटती थीं। हड़प्पा के शहरों में हर मकान, हर गली एक सलीके से बनी थी। यहां तक कि मकान बनाने वाली ईंटों का अनुपात, रेशियो भी पूरी सभ्यता में 4:2:1 ही रहता था। चाहे शहर हजारों मील दूर हो, ईंटों का यह स्टैंडर्ड साइज दिखाता है कि उनकी शासन व्यवस्था कितनी मजबूत और संगठित थी। लेकिन हड़प्पा की सबसे बड़ी गहराई उनके महलों में नहीं, बल्कि उनकी नालियों, ड्रेनेज सिस्टम में छिपी थी। हर घर का अपना बाथरूम था। गंदा पानी निकालने के लिए पक्की और ढकी हुई नालियां बनाई गई थीं। इन नालियों में जगह जगह पर मैनहोल्स छोड़े गए थे ताकि कचरा साफ किया जा सके। और फिर आता है मोहनजोदड़ो का वह विशाल स्नानागार। यह महज एक कुंड नहीं था, बल्कि प्राचीन इंजीनियरिंग का चमत्कार था। इसे वाटरप्रूफ बनाने के लिए उन लोगों ने ईंटों के ऊपर नेचुरल बिटुमेन यानी प्राकृतिक डामर की परत चढ़ाई थी। हजारों सालों बाद भी वह पानी को रोकने में सक्षम था। वहां पानी भरने के लिए अलग कुआं था और गंदा पानी निकालने के लिए एक विशाल आउटलेट। यह दिखाता है कि वे पानी के प्रबंधन, वाटर मैनेजमेंट के कितने बड़े जानकार थे। हड़प्पा के शहरों का आर्किटेक्चर दुनिया का पहला स्मार्ट सिटी मॉडल था। क्या आप जानते हैं, उनके घरों के दरवाजे कभी मुख्य सड़क की तरफ नहीं खुलते थे, वे पीछे की गलियों में खुलते थे। यह प्राइवेसी और धूल मिट्टी से बचने का एक अनोखा तरीका था। हर घर का अपना आंगन था, रोशनी और ताजी हवा के लिए। 5000 साल पहले आधुनिक वेंटिलेशन का ऐसा उदाहरण कहीं और नहीं मिलता। हड़प्पा के शहरों का आर्किटेक्चर दुनिया का पहला स्मार्ट सिटी मॉडल था। और अगर आप हड़प्पा सभ्यता के ऐसे ही उन्नत आर्किटेक्चर, शहरों की प्लानिंग और उनकी चौंकाने वाली तकनीक के बारे और जानना चाहते हैं तो कमेंट में अवश्य बताइए। लेकिन जैसे जैसे हम सिंधु सभ्यता से गंगा के मैदानों की ओर मुड़ते हैं, इतिहास एक नया और रोमांचक मोड़ लेता है। जहां एक तरफ हड़प्पा में शांति और व्यापार था, वहीं दूसरी तरफ उत्तर भारत की जमीन को कुरेदने पर कुछ ऐसे राज मिलते हैं जो हमारी महाकाव्य में वर्णित महाभारत की युद्ध को प्रमाणित करता है। हम बात कर रहे हैं
सिनौली की। साल 2005 और फिर 2018 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI को यहां जो मिला उसने हजारों साल पुराने इतिहास को हिलाकर रख दिया। जमीन के सीने से निकले हैं 2 पहियों वाले शाही रथ, चैरियट्स। इतिहासकार पहले कहते थे कि भारत में रथ और घोड़े बाहर से आए, लेकिन सिनौली ने साबित कर दिया कि भारत में अपने खुद के रथ थे। ये तांबे से मढ़े हुए थे जो इनकी मजबूती और शाही ठाठ को दिखाते हैं। यहां से मिली एंटीना स्वर्ड्स, तांबे की मूंठ वाली 8 विशाल तलवारें जो आज भी वैसी ही धारदार लगती हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कमेंट करके बताइए कि अगले डॉक्यूमेंट्री किस टॉपिक पर होना चाहिए।